हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। एमसीक्यू यानी एमसीक्यू जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये एमसीक्यू देखा जाए तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जो बच्चे ने इस एमसीक्यू को कर लिया, समझिए उसका बेड़ा पार हो गया, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपके समक्ष यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ क्वेश्चन है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव होता है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी मिलते जुलते हैं लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं, और इसका आंसर भी आपके समक्ष दिलचस्प रूप में प्रकट हो रहा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, दो अपरिमेय संख्या का योग सदैव क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर तो एक ही होगा, अपरिमेय। तो देखिए, क्वेश्चन हमने अपरिमेय के अंतर्गत कई क्वेश्चन हमने किया और सबका आंसर अपरिमेय दिखने को हमें मिला। तो ऐसे क्वेश्चन जो होता है एग्जामिनर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, और अब बच्चों के लिए भी याद रखना भी आसान होता है कि दो अपरिमेय संख्या का योग, दो परिमेयों की संख्या का गुणनफल, या दो परिमेय संख्या अपरिमेय अपरिमेय संख्याओं का योग गुणनफल, सबका आंसर अपरिमेय ही होगा। तो ये आपके लिए समझिए एक क्वेश्चन तो जो है कई रूपों में तैयार हो गया। तो समझ गए होगा इसका आंसर ए अपरिमेय है। दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है, यानी तर्कहीन होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। आपके समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है यदि b 3 है तो किसी भी पूर्णांक को a के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, अगर कोई b अगर 3 दे दिया है तो 3 का ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी 3 के हम पूर्णांक बना सकते हैं। तो 3 का क्या क्या पूर्णांक बन सकता है? ऑप्शन 3q, या 3q प्लस 1, या 3q प्लस 2, या बी जो है 3q, या उपयुक्त में से कोई नहीं, डी 3q प्लस 1। देखिए, क्वेश्चन का तो दो ही आंसर है। आंसर होगा या तो ए बी डी होगा, या सी उपयोग में से कोई नहीं। क्योंकि देखिए, अगर ए ऑप्शन में देखिएगा तो 3q भी है, और डी देखिएगा 3q प्लस 1, वो भी ए सेक्शन में दिए हुए हैं। तो इसका मतलब या तो इन तीनों में से ही कोई होगा या सी नहीं होगा। तो आप अपना आंसर सोचिए, विचार कीजिए, मैं अभी बताता हूँ क्या आंसर हो सकता है। तो आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा, समझ लिया होगा। दोस्तों, यहाँ पर क्लियर है, जब यहाँ पर 3 की बात कर रहा है तो 3 किसी भी पूर्णांक को एक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर एक रूप में व्यक्त करना है आपने तो यहाँ ऑप्शन ए सही है। क्योंकि देखिए, मैंने अभी बताया था आपको कि या तो बी और डी को एलिमिनेट करते हो तो ए ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा, अगर सी के साथ जाते हो तो ये संभव तो है नहीं। तो इसलिए ऑप्शन ए सही है कि ये जो होगा, ए को जो पूर्णांक हम 3b को जो है लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है, आप आगे चल सकते हो। चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारे समक्ष क्वेश्चन। देखिए, हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, और अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का अगर हम गुणनफल करते हैं तो किससे विभाजित होता है? क्या वो 4 से होगा, क्या वो 6 से होगा, या कोई सामान्य कारक नहीं होंगे, या केवल 1 से होगा? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल किससे विभाजित हो सकता है? क्या वो 6 से हो सकता है, या 4 से होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा? आप अपना आंसर क्या चूज़ कर रहे हो, अपने नोटबुक पे इसको नोट कर लीजिए। इससे आपको जो है अपनी जो IQ लेवल का भी पता लग जाएगा, नॉलेज का भी पता लग जाएगा कि आप कितने आंसर दे सकते हो इन क्वेश्चनों में से। तो आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल किसके विभाजित होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी आपका सही ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। B6 सही है, तो इसी के साथ जा सकते हो कि B6 कैसे होगा,
वो मैं बताऊंगा। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर ने टेंथ क्लास के अंतर्गत सारे वीडियो जो है यूट्यूब पे उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। उसमें लिखा होगा क्लास 10 मैथमेटिक्स, तो सारे वीडियो देख के ऐसे क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कहते हैं देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जब तक आप बेसिक को नहीं समझिएगा आगे नहीं बढ़ पाइएगा। और जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ना, सब के सब जो है 10th 9th 8th के बेस बनाया जाता है। तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन देखिए, काफ़ी आसान और काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन है कि समुच्चय ए इक्वल टू 0 1 2 3 4 को समुच्चय को दर्शाता है। किस बात को दर्शाता है? ए जो है सेट किस बात को दर्शाता है? जहाँ पर 0 1 2 3 4 और कुछ भी और भी लिखी हो सकती है। आप अपना आंसर जो है सोच सकते हो। क्या आंसर हो सकता है? क्या ए पूर्ण संख्या हो सकती है ये, या बी पूर्णांक हो सकता है, या सी प्राकृतिक संख्या है, या डी सम संख्या है? यानी आपके समक्ष एक सेट दिया हुआ है 0 1 2 3 4। ये है क्या? पूर्णांक संख्या है, या पूर्ण पूर्णांक संख्या, या प्राकृतिक संख्या, या सम संख्या है? आप अपना आंसर जो है अपने कॉपी पर लिख सकते हो, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर हो क्या सकता है। देखिए 0 1 2 3 4 जो है सम संख्या तो बिल्कुल नहीं हो सकती। सम संख्या से यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। और देखा जाए अगर आगे की हम बात करें प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या तो ऐसे होते नहीं है। और बी देखिए पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन एक ही सही रह गया, ए पुण्य पूर्णांक संख्या है। पुण्य संख्या है तो आप ए के साथ जा सकते हो, तो ए ऑप्शन सही है, ये पूर्णांक संख्या है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्लियर है। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? देखिए ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। अगर आपको पता है क्या इसमें करना पड़ेगा, 11 से सबको विभाजित करके देखना पड़ेगा, और वो आपको थोड़ा सा समझ के साथ लगाना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। अगर नहीं समझ लगाइएगा तो आंसर नहीं आएगा। देखिए ए दिया हुआ है 15 16, बी दे रखा है 14 52, और सी दे रखा है 10 11, और डी दे रखा है 11 21। तो कई बच्चे तो ये सोचते होंगे कि डी लगा दे, कोई सोच रहे होंगे सी, कोई बी, कोई ए। लेकिन जनरल सी बात है दोस्तों, डिवाइड कर लीजिए। देखिए मैं डिवाइड अगर करता हूँ, अगर पहला ऑप्शन को डिवाइड करता हूँ, देखिए 11 से डिवाइड कीजिए, इसको कितना हो जाएगा? तो अब आएगा 4 1, यानी देखिए डिवाइड कीजिए, तो अगर पहले 11 से जाएगा ये, तो हमारा हो जाएगा कितना आ जाएगा? 41 41 33 से जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो देखिए कितना 8 आएगा, 86 86 तो जा ही नहीं सकता लास्ट में। इसका मतलब ए रिजेक्टेड है। बी देखिए अगर 11 से पहला डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 14 के नीचे 11 लिखिए, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी 35 हो जाएगा। 35 को 33 से रखिए, अब कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी 22 लास्ट में बच गया। लास्ट में 22 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 22 आ गया। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सही गया बी। देखिए थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। अगर सही आंसर चाहिए, दिल में संतुष्टि चाहिए, तो थोड़ा कैलकुलेशन भी कीजिए। आप एमसीक्यू करके तो आ जाती हो, मर्जी में 2 मिनट में फटाफट फटाफट लगा देती हो, लेकिन आपका 20 मार्क्स जो है रह जाता है। और देखिए क्वेश्चन अगर आप कीजिएगा कहीं गलत होगा तो नंबर एग्जामिनर काट लेता है। लेकिन एमसीक्यू में एक बात होती है कि जो आंसर अगर सही गया तो एग्जामिनर को देना ही पड़ता है आंसर, और उसका नंबर भी देना ही पड़ेगा। जो आंसर सही चला गया उसका 1 मार्क्स होता ही होता है, और नेगेटिव की भी नहीं रहेगी और नहीं किसी तरह की प्रॉब्लम रहेगा। यानी सही है तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बच्चा अटैम्प्ट करता है तो उसमें एग्जामिनर की मर्जी चलती है, वो चाहे 2 दे दे 5 दे दे, वो मर्जी चलती है। लेकिन एमसीक्यू में किसी भी एग्जामिनर का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मर्जी नहीं चलता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमेशा समझ के साथ, सोच के साथ और सही तरीके से करना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे कि बी ऑप्शन इसका सही है।